चैप्टर 9 लुओफंग का निवास। डिवाइन लॉर्ड, वह चबी अधिकारी बोला, जो रेजिडेंसेस इटर्नल ट्रू गॉड्स के लिए हमने हैंग सिटी में प्रिपेयर किए हैं, वो सब केओस रूइंस के पास के एन्युलर बेल्ट में लोकेटेड हैं। वहाँ केओस लॉस का परसेप्शन सबसे क्लियर होता है। बड़ी सिटीज इटर्नल ट्रू गॉड्स को आकर्षित करती हैं क्योंकि वहाँ केओस रूइंस होती हैं जहाँ केओस लॉस का परसेप्शन क्लियर होता है। नेचुरली इटर्नल ट्रू गॉड्स वहाँ रहना पसंद करते हैं। केओस रूइंस में काफ़ी केओस क्रिस्टल्स और केओस स्टोन्स भी मिलते हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सारे केओस क्रिस्टल्स और केओस स्टोन्स इन्हीं केओस रूइंस से आते हैं। डिवाइन लॉर्ड, प्लीज़ देखें, केओस रूइंस के एन्युलर बेल्ट में 10,000 से ज़्यादा रेजिडेंसेस अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए, चबी अधिकारी ने कहा। और ग्रैंड हॉल में हैंग सिटी का एक 3 डायमेंशनल मॉडल अपीयर हुआ जिसमें एन्युलर बेल्ट के कई रेजिडेंसेस मार्क किए गए थे। अगर आपको एक रेजिडेंस छोटा लगे तो आप कई रेजिडेंसेस भी ले सकते हैं और एक एक्स्ट्रा लार्ज रेजिडेंस बना सकते हैं, चबी अधिकारी हंसकर बोला। हैंग सिटी में कई बड़े क्लैंस ने यहाँ रेजिडेंसेस परचेस किए हैं। ये वाला, लुओफंग ने एक रिलेटिवली छोटा रेजिडेंस चूज़ किया। एक नज़र में ही उसने उसका सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन देख लिया। ये रेजिडेंस 200,000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था, जिसमें एक छोटी सी माउंटेन थी जो 128,000 किलोमीटर ऊंची थी। कुछ एलिगेंट लेक्स और रिवर्स भी थीं और 1,000 से ज़्यादा पवेलियंस और हॉल्स भी। इसके नीचे एक अंडरग्राउंड ग्रैंड हॉल भी था। ये अंडरग्राउंड ग्रैंड हॉल 100,000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था, जिसमें कई मैकेनिज्म्स और लेयर्स ऑफ फॉर्मेशंस थे जो शायद क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन के लिए बना हुआ था। ये रेजिडेंस रिलेटिवली छोटा है। जब एक इटर्नल ट्रू गॉड अपना असली फॉर्म रिवील करके सीक्रेट टेक्निक्स प्रैक्टिस करता है तो थोड़ा क्रैम्प फील हो सकता है, चबी अधिकारी ने याद दिलाया। इतना काफ़ी है, लुओफंग ने मुस्कुराकर कहा। वह जानता था कि इटर्नल ट्रू गॉड के असली फॉर्म में प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ओपन स्पेस चाहिए होता है। पर लुओफंग अपने डिवाइन बॉडी का साइज एडजस्ट कर सकता था, तो छोटी फॉर्म में प्रैक्टिस करना कोई इशू नहीं था। अगर वह अपने फुल फॉर्म में एक्सपैंड करे तो चाहे सबसे बड़ा रेजिडेंस भी हो, वह छोटा ही लगेगा। इस केओस आर्मर 913 रेजिडेंस का परचेस कॉस्ट है 500 कॉस्मिक सैंड्स, एक पतला अधिकारी पास में बोला। लुओफंग ने तुरंत अपना हाथ उठाया और पूरे 500 कॉस्मिक सैंड्स एक तरफ फ्लोट कर दिए। उसने छोटा रेजिडेंस चूज़ किया क्योंकि ब्लैक डॉमर के छोड़े हुए कॉस्मिक सैंड्स काफ़ी लिमिटेड थे। वह एक बड़ा रेजिडेंस अफोर्ड नहीं कर सकता था, पर उसके साइज एडजस्ट करने की एबिलिटी और सिर्फ उसके और मोरोसा के रहने के लिए बड़ा स्पेस ज़रूरी नहीं था। प्लीज़ अपना अस्टीम नेम बताएं, पतले ऑफिशियल ने अगला सवाल किया। लुओफंग ने कहा, अपना एलियस यूज़ करते हुए ताकि पर्पल मून एंसेस्टर उसकी इन्फो लीक न कर सके। सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो चुकी है, पतला ऑफिशियल बोला और लुओफंग को एक टैलिस्मन दिया। अब ये केओस आर्मर 913 रेजिडेंस डिवाइन लॉर्ड का है। अच्छा, लुओफंग ने टैलिस्मन खुशी से एक्सेप्ट किया और मोरोसा और मुयुहू के साथ वापस मुड़ गया। वह दोनों ऑफिशियल्स बहुत ही रिस्पेक्ट से इटर्नल ट्रू गॉड को केओस हॉल के दरवाजे तक छोड़ने आए और उनके उड़ते हुए जाने का इंतजार करते रहे। जल्दी से सिटी लॉर्ड्स मैंशन को रिपोर्ट करो, चबी ऑफिशियल ने कहा। जो इटर्नल ट्रू गॉड्स खुल्लम खुल्ला रेजिडेंस परचेस करते हैं उनका जनरली कोई बुरा इरादा नहीं होता, पतला ऑफिशियल बोला और सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कर दी। केओस हॉल से बाहर उड़ते हुए, मुयुहू, तुमने इन दिनों रास्ता दिखाने में काफ़ी मेहनत की है। अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज भेज सकते हो, लुओफंग ने मुस्कुराते हुए मुयुहू से कहा और उसको एक कम्युनिकेशन मार्क दिया। मुयुहू सरप्राइज और डिलाइटेड दोनों था। सुप्रीम की सेवा करना मेरा सम्मान है। उसने कम्युनिकेशन मार्क रिकॉर्ड किया और तुरंत ही लुओफंग को एक मैसेज भेजा ताकि अब लुओफंग के पास भी उसका कॉन्टैक्ट इन्फो हो। ये ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन टैलिस्मन का रेंज लिमिटेड था, बस थोड़ा बड़ा हैंग सिटी के एरिया से। लुओफंग हल्की सी मुस्कुराया। चाहे सामने वाला बस एक वॉइड ट्रू गॉड ही क्यों न हो, उसने कुछ दिन तक उसकी मदद की थी। लुओफंग को कभी भी लोगों का फ़ायदा उठाना पसंद नहीं था। किड, मिलते हैं फिर, मोरोसा ने भी स्माइल की और लुओफंग के साथ निकल गया। मुयुहू दोनों फिगर्स को उड़ते हुए दूर जाते देख रहा था, अंदर ही अंदर सोचता, क्या किस्मत है मेरी जो मुझे इतना दयालु सुप्रीम मिला। उसने मुझे मारा नहीं, मेरे ट्रेजर्स भी नहीं लूटे, सिर्फ रास्ता दिखाने को कहा और ऊपर से हेल्प मांगने का मौका भी दिया। इटर्नल ट्रू गॉड्स के बीच का फ़र्क भी कितना बड़ा होता है। ये सोचते हुए मुयुहू अपने फ्लाइंग बोट में अपने घर की तरफ निकल गया। चलो घर जाकर देखता हूँ कि वो 3 छोटे शैतानों ने क्या कांड किए होंगे। अपने 3 बच्चों के बारे में सोचते ही मुयुहू खुशी से भर गया। ट्रेजर लेकर लौटने के बाद उसके 3 बच्चों का भी फ्यूचर बदल जाएगा। हैंग सिटी का मैसिव मॉडल देखने के बाद जब रेजिडेंस परचेस किया था तो लुओफंग और उसके कंपेनियंस को उसका एग्जैक्ट लोकेशन याद था, इसलिए वो सीधा उसी तरफ उड़ते हुए निकल गए। मास्टर, तुम्हें अब लुओ ही कहा जाएगा तो मुझे क्या कहा जाएगा? मोरोसा ने टेलीपैथिकली कम्युनिकेट किया। तुम्हें लुओसा कहा जाएगा।
लुओ फंग ने भी टेलीपैथिकली रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, मोरोसा ने सिर हिलाकर हाँ की। केओस हॉल से केओस रूइंस ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर उड़ने के बाद लुओ फंग और उसके कंपेनियंस अपने नए रेजिडेंस के सामने पहुंच गए। यही है हमारा नया घर, लुओ फंग ने सामने वाले रेजिडेंस को देखा। वो एलिगेंट माउंटेन जो 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था, साथ ही लेक्स और वाटरफॉल्स भी दिख रहे थे। एक इटर्नल ट्रू गॉड के लिए 200,000 किलोमीटर लंबा और चौड़ा रेजिडेंस सच में छोटा ही समझा जाता है। लुओ फंग ने अपने हाथ में टैलिस्मन पकड़ा और आसानी से इसे रिफाइन कर लिया। बस रेजिडेंस के अंडरग्राउंड ग्रैंड हॉल में जो सीक्रेट पैटर्न्स थे वो चमकने लगे और लेयर्स ऑफ फॉर्मेशंस इमर्ज हो गई। डेंस हेवन और अर्थ पावर ने फॉग का रूप ले लिया जो पूरे रेजिडेंस को क्लाउड से घेर रहा था। ये फॉर्मेशन काफ़ी पावरफुल है। एक इटर्नल ट्रू गॉड भी अगर फोर्सफुली इसमें घुसने की कोशिश करे तो थोड़ा वक्त लगेगा। लुओ फंग काफ़ी खुश था। 500 कॉस्मिक सैंड्स में बिक गया है, फॉर्मेशन कमज़ोर तो होगी नहीं। मोरोसा ने अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल दिया। उसका पॉकेट मनी तो बस 100 कॉस्मिक सैंड्स के आसपास ही था। ये तो लोकेशन का पैसा है, केओस रूइंस के पास का लोकेशन। फॉर्मेशंस तो फ्री में दिए हैं। लुओ फंग ने सारी फॉर्मेशंस रिफाइन करने के बाद डिवाइन पावर से एक टैलिस्मन बनाया और मोरोसा को दे दिया। ये लो ये टैलिस्मन, इससे तुम रेजिडेंस में आराम से आना जाना कर सकते हो। मोरोसा ने टैलिस्मन ले लिया। चलो इस रेजिडेंस का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करते हैं। वोश, लुओ फंग और मोरोसा मेन गेट से अंदर घुस गए और आराम से पूरे रेजिडेंस का टूर करने लगे। उनकी फ्लाइंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी तो पलक झपकते ही एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गए और जल्दी ही पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया। मास्टर और उसके सर्वेंट माउंटेन के टॉप पर पहुंचे और वहां सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक किया। अब से हम हैंग सिटी में टेम्पररी स्टे करेंगे, लुओ फंग मुस्कुराते हुए बोला और ड्रिंक किया। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आने के बाद का ये पहला रेजिडेंस है। मोरोसा को भी यह रेजिडेंस बहुत पसंद आया। लुओ फंग ने आसपास देखा और बोला, इस रेजिडेंस के 1000 बिल्डिंग्स में से तुम कोई भी चूज कर सकते हो अपने क्वार्टर्स के लिए। मेन बिल्डिंग मेरा होगा। मोरोसा खुशी से ड्रिंक करने लगा। ये फाइन वाइन वो प्रिमिटिव यूनिवर्स से लेकर आया था और थोड़ा थोड़ा ही पीता था। उसने नीचे देखा और कहा, मैं मेन बिल्डिंग के पास वाला ऑक्सिलरी बिल्डिंग चूज करूंगा। मुझे मास्टर की प्रोटेक्शन जो करनी है। हाँ, तुम्हारे प्रोटेक्शन पर भरोसा है, लुओ फंग बोला और साथ ही केओस लॉस को सेंस किया। रंबल, उनका रेजिडेंस केओस रूइंस के इतने करीब था कि केओस लॉस वहां अपने आप मैनिफेस्ट हो रहे थे। लुओ फंग अपनी आंखों से ही केओस रूइंस के पास सब्सटैंशियलाइज्ड केओस लॉस को देख सकता था। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आने के बाद से ही मुझे केओस लॉस को सेंस करने में क्लैरिटी फील हो रही है, लुओ फंग ने सोचा। अब तो केओस रूइंस के पास रहते हुए ऐसा लगता है जैसे लॉस को इतनी नज़दीक से देख सकता हूँ। ये कल्टिवेशन एनवायरनमेंट प्रिमिटिव यूनिवर्स से कहीं बेहतर था। प्रिमिटिव यूनिवर्स के वेग एनवायरनमेंट में रहकर ऐसे क्लियर परसेप्शन को देखकर लुओ फंग काफ़ी इमोशनल हो गया। ऐसे एनवायरनमेंट में कोई ट्रेजर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टाइम और फोकस से ही मैं केओस लॉस को पक्का कॉम्प्रहेंड कर सकता हूँ। लुओ फंग काफ़ी कॉन्फिडेंट था। ऐसे एनवायरनमेंट में केओस लॉस को समझना प्रिमिटिव यूनिवर्स में सोर्स ऑफ लॉस को कॉम्प्रहेंड करने से काफ़ी ईजी लग रहा था। मास्टर, मोरोसा, जो लुओ फंग के साथ ड्रिंक और मस्ती कर रहा था, अचानक देखता है कि लुओ फंग वहां बैठकर कल्टिवेशन स्टेट में चला गया। शुरू भी कर दिया कल्टिवेशन। मोरोसा ने ब्लिंक किया और पास के केओस रूइंस की तरफ देखा। ये जो केओस रूइंस बोलते हैं, मुझे तो ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा। मोरोसा क्योंकि डिस्ट्रक्शन पाथ से बॉर्न है, उसके लिए बस खाना और पीना ही काफ़ी है पीक लेवल तक पहुंचने के लिए। इसलिए वह लुओ फंग के इमोशंस और उनका डेडिकेशन अभी समझ नहीं पा रहा था। मास्टर को कल्टिवेशन में हार्ड वर्क करना जरूरी है, बस वह स्ट्रॉन्ग इनफ बन सकें, तभी फ्यूचर में वह मुझे प्रोटेक्ट कर पाएंगे, मोरोसा ने सोचा और उसके मन में प्रेशर फील होने लगा जब उसने याद किया कि 3000 प्रिमिटिव यूनिवर्स हिस्ट्रीज में सिर्फ टियनमू किंगडम के एक बाउंड्री बीस्ट ही सर्वाइव कर पाया। अल्पविराम। इसी वक्त मैजली फैमिली के अल्ट्रा लार्ज रेजिडेंस के ओसामा 3 में मिडिल एजेड आदमी मैजली मैंग, जिसके सिर पर 4 पर्पल कर्व्ड हॉर्न्स थे, एक इंटेलिजेंस पीस देख रहा था जो उसके सामने था। एक अज्ञात इटर्नल ट्रू गॉड हैंग सिटी में आया और ओसामा 913 रेजिडेंस खरीद लिया। नाम है लुओ ही। इसके अलावा उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। मैजली मैंग ने स्पेक्यूलेट किया, क्या यह एक न्यूली असेंडेड इटर्नल ट्रू गॉड है या फिर किसी एक्सटर्नल फोर्स ने भेजा है। एक बसलिंग ट्रेड सिटी होने के नाते यांग सिटी में बहुत ही मिक्स्ड लोग होते हैं, जैसे कहते हैं फिश और ड्रैगन्स का संगम। मैजली मैंग किसी भी इटर्नल ट्रू गॉड के इन्फॉर्मेशन पर हल्का नहीं हो सकता था और हर न्यूज़ को सीरियसली लेता था। फादर, एक मजबूत आमा पहने वाली औरत ब्रिस्कली अंदर आई। फेयून। मैजली मैंग अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराया, हंटिंग से वापस आ गई। मैजली फेयून ने कहा, हंटिंग तो छोटी बात है फादर, जब मैं यांग सिटी वापस आई मैंने एक अजीब इटर्नल ट्रू गॉड देखा।
वह उन इन्फॉर्मेशन में नहीं था जो आपने मुझे दी थी। उसके काले बाल हैं और एक जोड़ी डार्क गोल्डन हॉर्न्स हैं। क्या ये वही है? मैजली मेंग ने अभी मिले इन्फॉर्मेशन को खोला। मैजली फेयून ने इन्फॉर्मेशन पर दी गई डिटेल्स देखी और नोट किया, हाँ वही है। उसका नाम है लुओही। सिटी लॉर्ड्स मैंशन ने उसकी स्ट्रेंथ को डिंग ग्रेड दिया। क्या इतना लो? सिटी लॉर्ड्स मैंशन हर एटर्नल ट्रू गॉड पर नज़र रखता था, सभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता और स्ट्रेंथ रेटिंग्स देता, जो कि ए, बी, सी, डी से लेकर होता था। यह इन्फॉर्मेशन तुरंत को हाई लेवल मेंबर्स को रिपोर्ट की गई। यांग सिटी के हाई लेवल ऑफिशियल्स में से एक होने के नाते मैजली मेंग को यांग सिटी के अक्सर सीक्रेट्स पता थे। लेकिन जो लोग दुश्मन की नीयत से एटर्नल ट्रू गॉड्स बनकर घुस आए थे, उन्हें आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता था। ऑफिशियल के पास उसका कोई पुराना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसे टेम्पररी डिंग ग्रेड दिया गया है, मैजली मेंग ने कहा। यूगुओ ऑफिशियल से कोई पुराना इन्फॉर्मेशन नहीं। मैजली फेयून हैरान हुई। कोई नहीं, मैजली मेंग ने कहा, जिस तरह से उसने ओपनली रेजिडेंस खरीदा है, शायद उसकी कोई मलिशियस इंटेंट नहीं है। वह शायद एक न्यूली असेंडेड एटर्नल ट्रू गॉड है। ऐसे न्यूली असेंडेड एटर्नल ट्रू गॉड्स, जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और टेम्परिंग नहीं होता, आमतौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, शायद सिर्फ एटर्नल ट्रू गॉड के 3rd या 4th लेवल पर होते हैं। उसे डिंग ग्रेड देना ठीक है, लेकिन इवन इफ वह डिंग ग्रेड पर है, उससे दूर रहना, मैजली मेंग ने अपनी बेटी को वार्न किया। समझ गई। मैजली फेयून तुरंत ओबीडियंटली रिस्पॉन्ड किया।